हेलो फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय के बाद सहारा को लेकर कोई वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसका कारण है कि सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा जमाकर्ताओं को जो डिफिशेंसी का मैसेज आ रहा था उसको लेकर एक नया लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में विस्तार रूप से बताया गया है कि ये डिफिशेंसी का जो मैसेज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, जमाकर्ताओं की क्या गलती है, सहारा की क्या गलती है, इसको लेकर इस लेटर में डिटेल रूप से बताया गया है। आज का यह वीडियो डिफिशेंसीज का मैसेज आने वाले उन जमाकर्ताओं के लिए है जिनका रिफंड का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सहारा के उन निवेशकों तक यह वीडियो पहुंच सके जिन लोगों का पैसा अभी तक रिफंड नहीं किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि किस तरह से इस लेटर में क्या क्या दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लेटर में जो डिफिशिएंसी का मैसेज आया है उसके मुख्य 4 कारण बताए गए। इन प्रमुख 4 कारणों के कारण ही अभी तक जमाकर्ताओं के निवेश का पैसा उनके खाते में रिफंड नहीं किया गया है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल में ये प्रमुख 4 कारण क्या क्या बताए गए हैं। जो पहला कारण बताया गया है वो है जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से ज़्यादा सदस्यता ली गई है, केवल प्रथम सदस्यता के दावों को ही संसाधित किया जाएगा, ऐसा पोर्टल ने कहा है। दूसरा जो कारण बताया गया है उसमें कहा गया है कि जमाकर्ता का जो डाटाबेस है वो सहारा सोसाइटी के डाटाबेस से मैच नहीं करता है या फिर उसमें डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। तीसरा जो बताया गया है कारण वो है कि आधार का पूरा नाम सहारा सोसाइटी के बॉन्ड में जो नाम है उस नाम से मेल नहीं खाता है, मैच नहीं करता है। और जो चौथा कारण बताया गया है डिफिशेंसी का वो है कि समिति ने इस दावे की सिफारिश नहीं की थी। तो दोस्तों, हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट का कि किस पॉइंट का क्या मतलब है, और अगर आपका इससे संबंधित कोई डिफिशेंसी का मैसेज आया है तो उसका क्या निराकरण है, उसका क्या समाधान है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। पहला जो कारण बताया गया उसमें कहा गया है कि जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से ज़्यादा सदस्यता ली गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आज से 5 से 10 साल पहले जब सहारा के एजेंट या जो उनके कार्यकर्ता थे वो लोग जब आम लोगों के पास निवेश करने के लिए जाते थे तो उनसे सदस्यता शुल्क के रूप में 10 रुपये या 20 रुपये की पर्ची कटाया जाता था, तभी निवेश कराया जाता था। अब ऐसे में जब सहारा के एजेंट 10 रुपये की पर्ची लेकर उन्हें सहारा की सोसाइटी का सदस्य बना लेते थे और निवेशकर्ताओं से 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी होता था उतनी की राशि जमा करवा लेते थे। 6 महीना साल भर के बाद पुनः एजेंट उस जमाकर्ता के पास आते थे और फिर से जब जमाकर्ता के पास कुछ पैसा जमा हो जाता था या फिर एजेंट फिर से उस जमाकर्ता को बोलता था कि आप सहारा में फिर से निवेश कीजिए, तब जमाकर्ता से पुनः 10 रुपये की रसीद काट कर उनसे क्या एक नई सदस्यता नंबर दे दी जाती थी। इस तरह से एक ही जमाकर्ता का सोसाइटी में कई सदस्यता नंबर हो जाता था। अब जब सहारा पोर्टल के माध्यम से उसी जमाकर्ता का रिफंड करने की बात आ रही है तब सहारा रिफंड पोर्टल का कहना है कि जिस जमाकर्ता का एक से ज़्यादा सदस्यता नंबर है वो उसका सिर्फ जो पहला सदस्यता नंबर है उसके दावों का ही रिफंड किया जाएगा। उसके क्लेम उसके पहले सदस्यता का जो नंबर है उससे जो दावा किया जाएगा उस क्लेम को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद के दावों का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें अब आप ही सोचिए कि इसमें गलती किसकी है। हमने तो सहारा सोसाइटी में पैसा जमा किया, पैसा तो हमारा ही है, जमाकर्ता तो सिर्फ एक है। अब ये सहारा और सहारा के एजेंटों के द्वारा जो गलती की गई है
उसका भुगतान या उसका दोषारोपण निर्दोष जमाकर्ताओं के ऊपर थोपा जा रहा है। एक ही आदमी है, एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन जब बार बार निवेश किया गया तो उसे अलग अलग सदस्यता नंबर दी गई, अलग अलग सदस्यता शुल्क भी लिया गया। और ऐसे में जब रिफंड की बारी आई तब कहा जा रहा है कि जो पहली सदस्यता नंबर थी उसके द्वारा जो क्लेम किया जाएगा सिर्फ वही रिफंड किया जाएगा। उसके सेम व्यक्ति के द्वारा अगर दूसरी सदस्यता शुल्क है, दूसरा सदस्यता नंबर है और उसके द्वारा क्लेम किया जाएगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि एक एक व्यक्ति का 10-10, 20-20 सदस्यता नंबर है, क्योंकि उस समय जब निवेश किया जा रहा था तब यही प्रक्रिया सहारा के द्वारा अपनाई गई थी। अब अपनी गलती को छुपाने के लिए या फिर अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हुए सहारा इस सारी गलती का दोषारोपण हम जमाकर्ताओं के ऊपर कर रही है। क्या यह एक चाल है? जमाकर्ताओं के जो निवेश की राशि है, क्या उसे नहीं लौटाने की यह कोई चाल सरकार और सहारा कर रही है मिलकर? अब इस लेटर के द्वारा तो यही प्रतीत होता है कि जो गलती जमाकर्ता ने की ही नहीं है, जो गलती सहारा और उसके एजेंटों ने की है, उसका भुगतान अब जमाकर्ता करेंगे। यह तो बात हो गई कि पहली जो आई है सूचना उसके अनुसार से। जो दूसरी बात बताई गई है इस लेटर में, उसमें कहा गया है कि जो जमाकर्ता का डाटाबेस है वो सहारा सोसाइटी के डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है। पहले क्या होता था कि जो भी हम लोग अप्लाई करते थे, जो भी पैसा हम लोग सहारा में जमा करते थे वो हार्ड कॉपी में जमा होता था, उसकी रसीद दी जाती थी। ऑनलाइन व्यवस्था बहुत सारे सहारा के ऑफिसों में नहीं थी, उसका समय समय पर अपडेट भी नहीं होता था। सहारा के ब्रांच ऑफिस में मैक्सिमम जमाकर्ता सहारा के ब्रांच ऑफिस में अपना खाता खुलवाते थे, वहीं जमा करते थे। उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड सेक्टर ऑफिस जाता था, फिर सेक्टर ऑफिस से अपना सहारा के ऑफिस में, मेन ऑफिस में जाता था। लेकिन जब यह काम सहारा कर रही थी, जमाकर्ताओं से जो पैसा लिया जा रहा था, बहुत से जो ब्रांच ऑफिस सहारा के थे उन्होंने अपना डाटाबेस ना तो सेक्टर ऑफिस को भेजा और ना ही हेड ऑफिस को भेजा। ऐसे में उन जमाकर्ताओं का जो डाटाबेस है वो ऑनलाइन नहीं किया जा सका है, या फिर अगर सेक्टर ऑफिस में उपलब्ध भी है तो वह अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो हार्ड कॉपी के रूप में ही उपलब्ध है। माफ़ कीजिएगा। ऐसे में अब यह गलती किसकी है? जमाकर्ता के पास तो उसका बॉन्ड है, उसका रसीद है, जमा करने का पूरा डिटेल है, लेकिन अगर उसका ऑनलाइन या फिर जो भी डाटा है अगर सहारा के हेड ऑफिस में नहीं है, सहारा पोर्टल के अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं है, और जबकि जमाकर्ता ऑनलाइन माध्यम से अपना बॉन्ड का अपडेट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, तो इस स्थिति में उस डाटाबेस को अपडेट करने की जिम्मेवारी किसकी थी? यह सारी जिम्मेवारी सहारा सोसाइटी के अधिकारियों की थी, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं किया जा चुका है। अगर मान लीजिए सहारा के पास ये अपडेट भी है तो हो सकता है कि सहारा ने सारा डाटाबेस CRCS के अधिकारियों को नहीं दिया हो। तो ऐसे में क्या गलती? अगर मान लीजिए मेरे पास बॉन्ड है और मैं ऑनलाइन क्लेम कर रहा हूं, तो ये तो फर्जी नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं से सहारा के किसी ऑफिस से तो यह बॉन्ड जारी किया गया है। तो ऐसे में गलती तो सहारा ऑफिस और CRCS के अधिकारियों की है। इस डाटाबेस को अपडेट करने की जिम्मेवारी सहारा के जमाकर्ता की तो नहीं है, निवेशकर्ता की तो नहीं है, यह सारी जिम्मेवारी तो सहारा सोसाइटी की है। तो फिर इसका खामियाजा आम निवेशक क्यों भुगते? लेकिन इससे सहारा सोसाइटी के अधिकारियों को या CRCS के अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपको एक डिफिशिएंसी का मैसेज भेजकर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके रिफंड की राशि को नहीं लौटाने का एक बहाना खोजा जा रहा है। जबकि इस प्रकार की गलती डाटाबेस तैयार नहीं करना, इसकी सारी जिम्मेवारी जिसकी जो सोसाइटी सहारा सोसाइटी की थी, उसकी अपनी सारी गलती जबरन निवेशकर्ताओं पर थोपा जा रहा है। जो तीसरा कारण बताया गया है इस लेटर में, उसका है कि आधार का पूरा नाम
सहारा सोसाइटी के जो डाटाबेस में नाम है उससे मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों, सहारा सोसाइटी काफ़ी पुरानी है और आधार आपको आज से 10 साल पहले आया है। और साथ ही साथ हमारे भारत में ऐसा प्रचलन है, मान लीजिए महिलाओं का है कि शादी से पहले उनका नाम टाइटल कुछ और होता है, शादी के बाद कुछ और हो जाता है। इस तरह से भारत में इस तरह का प्रचलन रहा है। और इस तरह के जब दो नाम या मिसमैच नाम की व्यवस्था जब हो जाती है, तब इसको एफिडेविट के माध्यम से सुधार करने का प्रावधान भी कानून में है। लेकिन सहारा पोर्टल इस कानून को नहीं मान रहा है। बहुत सारे निवेशकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने एफिडेविट करवा भी लिया है, लेकिन उससे भी उनका क्लेम डिफिशेंसी शो कर रहा है, क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब जब इस स्थिति में जबकि बॉन्ड जारी किया गया है और उनका बॉन्ड का नाम कुछ और है और आधार का नाम कुछ और है, ऐसे में इस नाम के मिसमैच को लेकर उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। इसमें भी बेचारे जमाकर्ताओं को उनका जिसमें उनकी गलती ही नहीं है उसकी सज़ा दी जा रही है। खासकर इस तरह की जो समस्या है वो महिलाओं के साथ ज़्यादा आ रही है। कभी कभी कुछ ऐसे भी इशू इसमें आ रहे हैं कि कोई जो नाम की जो स्पेलिंग है, इंग्लिश में जो नाम लिखा जाता है उसमें कुछ एक स्पेलिंग को लेकर भी छोटी बहुत जो मिस्टेक हो जा रही है, उसको लेकर भी इसमें दावों को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब बताइए, इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को अगर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा तब क्या सहारा के निवेशकर्ताओं को पैसा मिल पाएगा? उम्मीद तो कम ही की जाती है। इस तरह का जो रवैया सहारा पोर्टल और CRCS के अधिकारियों ने अपनाया है, इससे यह साबित होता है कि उनकी नीयत में ही खोट है। सरकार किसी न किसी कारण से उनके दावों को रिजेक्ट करना चाहती है और कोई न कोई बहाना प्रतिदिन वो खोज रही है। अंत में एक और कारण बताया गया है कि समिति ने इस दावे की सिफारिश नहीं की है, अर्थात आपने जो क्लेम किया है उससे संबंधित जो सहारा की 4 ही सोसाइटी थी, उन्हीं सोसाइटी में क्लेम करना था। इसके अलावा अगर किसी और सोसाइटी से आपका निवेश है और आपने क्लेम किया है तो जिसके कारण भी आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है, डिफिशेंसी का मैसेज आ रहा है। इसके अलावा जिन लोगों का मैच्योरिटी नहीं है उनके दावों को भी अब रिजेक्ट किया जा रहा है। शुरू में कहा गया था कि जिनका मैच्योरिटी नहीं होगा उनको भी दिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि जब यह डिफिशेंसी का मैसेज आ रहा है और उनका स्टेटस चेक किया जा रहा है, तब यह देखा जा रहा है कि जिन लोगों की मैच्योरिटी नहीं हुई है उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में यह बात बताई थी कि इसमें सहारा रिफंड पोर्टल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिन लोगों का मैच्योरिटी नहीं हुआ है वो लोग क्लेम नहीं करें, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अब इसका उपाय क्या है? मान लीजिए कि आपकी मैच्योरिटी तय समय के 1-2 महीना बाद या अभी फ़िलहाल हो रही है या फिर 6 महीना बाद होने वाली है, तब क्या आपका रिफंड नहीं मिलेगा? तो मेरा तो कहना है कि भले ही आपका दावा या क्लेम रिजेक्ट हो जाए, आप क्लेम कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो नोटिस आ रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही है, जो सरकार के द्वारा जो सूचना दी जा रही है कि रिजेक्शन का जो कारण बताया जा रहा है, हो सकता है कि अगर आप क्लेम नहीं करें तो कल के डेट में सरकार उससे भी बहाना बना ले। तो जब सरकार की नीयत में ही खोट है तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपका मैच्योरिटी नहीं भी हुआ है तब आप क्लेम करें। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट होगा, लेकिन एक आपका दावा सहारा और CRCS पोर्टल पर पड़ा तो रहेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने डिफिशेंसीज को लेकर बहुत सारे सवाल किए थे कि उनका क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो यह पत्र पोर्टल के द्वारा जारी किया गया है और मैंने संक्षेप रूप में कुछ समझाने का आप लोगों को जो प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि सरकार की नीयत में खोट है या फिर आपकी गलती है, आपको पता चल ही गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई और सवाल हो तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हमारे दोस्तों ने यह भी कहा है कि उनका 10 बॉन्ड है, उन्होंने 10 बॉन्ड को क्लेम किया था, लेकिन 1 या 2 बॉन्ड का ही उनका एक्सेप्ट किया गया है, या फिर जो रिफ़ंड आया है वो 1 या 2 का ही आया है, बाकी का रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, इसमें
प्रमुख रूप से तो वही कारण लगता है जो पहला दिया गया है, अर्थात जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से ज़्यादा सदस्यता ली गई है। अर्थात जो आपके पास 10 बॉन्ड है तो हो सकता है कि आपने जो क्लेम किया है उसमें सदस्यता संख्या एक से ज़्यादा हो, तो आपका जो पहला सदस्यता संख्या थी उसको एक्सेप्ट किया गया हो और बाकी के बॉन्ड को चूँकि अलग अलग सदस्यता संख्या हो तो उसके कारण रिजेक्ट किया गया हो, या फिर आपका जो अमाउंट हो वो 10,000 से ज़्यादा का हो। तो ये जो कुछ भी कारण हो सकता है। फ़िलहाल तो पोर्टल का जो विश्वसनीयता है, इस तरह के मैसेज आने से, इस तरह से उसकी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है या रिजेक्ट किया जा रहा है, इससे तो फिलहाल पोर्टल की विश्वसनीयता पर ही उंगली उठ रही है, सरकार की नीयत पर ही उंगली उठ रही है। हम लोगों को उम्मीद था कि 2024 चुनावों को लेकर अमित शाह कुछ बोल्ड और न्यायिक कदम उठाएंगे, लेकिन अब इस तरह के निर्णयों से, इस तरह के पत्र से यह साबित होता है कि सरकार की नीयत में ही खोट है और वह जमाकर्ता के पैसों को रिफंड करना नहीं चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश से 5,000 करोड़ रुपया का भुगतान दिसंबर तक होना है। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले 2-3 महीनों में शायद पोर्टल अपने रवैये में सुधार करे, सरकार अपने रवैये में सुधार करे और निवेशकर्ताओं को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने पोर्टल पर क्लेम नहीं किया है तो जल्द से जल्द पोर्टल पर क्लेम कर लें, क्योंकि अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ नया नोटिस लाकर इसे लास्ट डेट घोषित किया जाए और आपका क्लेम छूट जाए। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप पसंद करेंगे तथा इससे संबंधित कोई और सवाल हो तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।